और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र योगेश चिले साहब। योगेश चिले साहब नमस्कार। सर नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम, हर हर महादेव। और आपको सर नए साल की शुभकामनाएं। प्रदीप जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर रूखी सूखी क्या बोल रहे हो? रूखी सूखी शुभकामनाएं से क्या होता है? एक बार ऑफिस तो आओ ना सर, बैठ करके चाय पियो, कॉफी पियो। सर आएंगे, जरूर आएंगे सर जी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के योगेश चिले साहब। तो सर पिछली बार आप नहीं आ सके, कुछ घर में कुछ गुड न्यूज आई सुनने में आया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, हमारे साले साहब है, उनको पुत्र हुआ। क्या बात तो है सर। सब खुशी में थे और उस वजह से मैं आ नहीं पाया। मैं आपकी माफी मांगता हूँ। Congratulations sir, आपको साधुवाद, congratulations, wonderful, please congratulate your brother-in-law on our behalf। अपने साले साहब को हमारी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। तो योगेश चिले साहब, जरा ये बताएं कि अभी जो मसला चल रहा है, ये ट्रक वालों की स्ट्राइक चल रही है, जिसकी वजह से इतनी लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल स्टेशन पे, तो ये किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? मतलब आप जब सजाएं इतनी बढ़ा देंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, बिना किसी से बातचीत किए, तो रिएक्शन तो होगा ही ना, थोड़ा बहुत तो रिएक्शन होगा ही। क्या कहेंगे उसको लेकर के योगेश चिले साहब? सर एकदम दुरुस्त बात है कि आप सजा जरूर रखिए और सजा होनी ही चाहिए, और वो उस सजा को लेके डर भी होना चाहिए, तभी सब कायदे से चलेंगे। मगर ये इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आपको ट्रक वालों के साथ, उनके एसोसिएशन के साथ आपको बात करनी जरूरी थी, जो बात सरकार ने की नहीं। उसी वजह से सरकार को ये अंदाज नहीं था कि जो ट्रक वाले 5-5, 6-6 दिन, 10-10, 15-15 दिन घर के बाहर रहते, वो यूनाइट हो सकते हैं, वो एक साथ आ सकते हैं और वो रास्ते पे उतर सकते हैं। इसका कोई अंदाज सरकार को नहीं था। यहाँ पे सरकार चूक गई और सरकार से ये गलती हो गई। आज हम जो देख रहे हैं, अभी मैं पनवेल में देख रहा हूँ, पनवेल में जो भी 6 या 7 पेट्रोल पंप है, सभी भरे पड़े हैं, पूरी लाइनें रास्ते पे आ चुकी है। और यहाँ पे जो माहौल है, वो माहौल यही बता रहा है कि इसके बाद जो 2 या 3 दिन जो भी स्ट्राइक चालू रहेगी, तब तक ये माहौल ऐसे ही रहेगा सर। बट दिस इज टेरेबल, इजंट इट? ये तो मतलब दिस इज एब्सोल्युटली ऑफुल। ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी ने, प्रशासन ने इसके लिए प्लान नहीं किया। आप देखिए इतनी लंबी लंबी लाइनें हर पेट्रोल स्टेशन के सामने, लोगों को लग रहा है कल बिल्कुल नहीं आएगी, पेट्रोल नहीं आएगा, डीजल नहीं आएगा। और तो और छोड़िए पेट्रोल डीजल की तो बात छोड़िए, सब्जियां नहीं आएंगी, अब बता एलपीजी गैस सिलेंडर भी नहीं आएंगे। तो मतलब ये प्रशासन कर क्या रहा है, सरकार क्या कर रही है योगेश चिले साहब? व्हाट आर दे डूइंग? सर इनका जो अंदाज था, इन्हें ऐसे लग रहा था कि ये स्ट्राइक होने दो, एक बार देखते हैं क्या होता है। अभी ये जो ट्रक वाले हैं इतने वायलेंट हो गए हैं कि वो अभी पुलिस पे हमला करने लगे हैं। देखिए एक मिनट योगेश चिले साहब, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर, देख रहा हूँ। देखिए, कैन वी हैव दैट फुटेज ऑन फुल स्क्रीन? ये ट्रक वाले ये फुटेज बार बार दिखा रहे हैं। नाउ कैन वी टेक अ लुक एट इट अगेन प्लीज? सर इनका मुद्दा यही है कि हर बार एक्सीडेंट जब हम होता है तो वो कोई चाहता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, हो जाता है। आप ये देखिए, ये ट्रक वाले की गलती नहीं है, ये जो मोटरसाइकिल पे हैं, जस्ट लुक एट दैट। अब इसके लिए भी आप ट्रक वाले को ही जिम्मेवार ठहराएंगे? और सर वो जो भागते हैं, जब ट्रक का कोई एक्सीडेंट होता है वो भागते हैं, उसका रीजन ही ये है कि लोग देखते नहीं गलती किसकी है। लोग ट्रक वाले को पकड़ते हैं और मारते हैं। उस मार की वजह से ट्रक वाले वहां पे ट्रक छोड़ के भाग जाते हैं। किसी की इच्छा नहीं रहती, आदमी वहां पे पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है और उसे छोड़ के भागने की किसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन लोगों के मार के डर से ट्रक वाले वो ट्रक वहीं पे छोड़ के भागते हैं। नहीं तो अगर, और इसमें सर और एक बात है कि आपने जितना उनके लिए सजा सख्त की है, अगर उसके बजाय आप उनका एजुकेशन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कभी भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे आइए, आप देखेंगे कि राइट हैंड से जहां से छोटी गाड़ियां जानी चाहिए, वहां से हेवी ट्रक्स, ट्रेलर्स मूव करते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक का हाल बुरा हो जाता है। तो उनको जरूरत है एजुकेशन की, उनको जरूरत है सिखाने की कि आपको कहाँ से गाड़ी चलानी है आपकी।
योगेश चले साहब, तो आपने ये जो फरमाया accident भी कम हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने प्रदीप जी। ज्यादातर लोगों को अब और तो और छोड़िए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ हो चुका है ये। ज्यादातर कई ट्रक वालों को और हमारे जो मुंबई के सड़कों के जो मालिक हैं, सबर्ब्स के सड़कों के मालिक हैं ना सर, सबर्ब्स के ऑटो वाले जितने हैं, 3 व्हीलर वाले जितने हैं, वो मालिक हैं यहाँ के। आप मानेंगे नहीं योगेश चले साहब, उनको लेफ्ट और राइट का फर्क मालूम नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है और राइट हैंड साइड कौन सी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। दाहिने हाथ और बाएं हाथ के बीच में उनको मालूम नहीं है। जी योगेश चले, इसका रीजन ही यही है सर कि आरटीओ जब इनको लाइसेंस देती है जी। तब लाइसेंस देते वक्त पैसा लेके लाइसेंस दिया जाता है। अगर यही प्रॉपर उनसे उनको थोड़ा सा ट्रेन करके फिर उनकी परीक्षा लेके अगर लाइसेंस दिया जाए तो ये गलतियां नहीं होगी सर। ये तो बेसिक से हमको बदलना पड़ेगा। जी चिले साहब, मन से आपका पार्टी, आपने बार बार यह हाईलाइट किया कि जनवरी के बाद जिस प्रकार से दुष्काल इस तरफ महाराष्ट्र में छाया हुआ है कि आपका कहना है कि 26 जिला इज अफेक्टेड, 26 जिला महाराष्ट्र में इफेक्ट होने वाला, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस। ये लूमिंग एक बहुत बड़ा डेंजर हमारे पूरे महाराष्ट्र में आ गया हमारे किसान के लिए, और आज तक कोई पानी का ठोस व्यवस्था या दुष्काल से किस प्रकार से टकराए उस चीज का सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये मन से बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये आप कहां देखते हो जनवरी के बाद जो दुष्काल आने वाला, 26 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट होने वाले हैं, चिले साहब, ये आप लोग हाईलाइट करने के बाद क्या सरकार कुछ सोच रहे हैं इस विषय में? सर हम तो महाराष्ट्र के हर मुद्दे को हाईलाइट करते, लेकिन सरकार अभी उनको खुद को बचाने में इतनी लगी है कि उन्हें इन मुद्दों पे ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है। अभी उन्हें मालूम है, अभी मैं आपको अभी का एक इंसिडेंट बताता हूँ। जापान में अभी अर्थक्वेक आया है और उन्होंने सुनामी की आशंका जताई है, वहां पे आने वाली है। तो हम भी तो रेडी होने चाहिए। हमारी कौन सी आपातकालीन यंत्रणा है अभी रेडी है? अगर मान लीजिए इंडिया में, भारत में उस जापान के सुनामी का असर यहाँ पे होता है, थोड़ी भी सुनामी आती है, तो हम क्या तैयार है यहाँ पे? मुंबई तो पूरी पानी के बाजू में खड़ी है जी। हम तैयार है, हमारी आपातकालीन यंत्रणाएं तैयार है, तो हम कभी तैयार नहीं रहते। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हर वक्त फेल रहता है, कभी वो एक्टिव नहीं रहते। आज भी आपने अभी जो मुद्दा खड़ा किया है कि जनवरी के बाद जो भी किसान है वो किसान संकट में आने वाले हैं, तो उस पे हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी कुछ तैयारी नहीं है सर। अभी भी हम सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड है। हम अगर नेचर उसके स्वभाव से कुछ अलग बर्ताव करेगा तो उसे फेस कैसे करना है हमको मालूम नहीं, हम वो कर नहीं सकते। आप देखिए जैसे जैसे फरवरी कटती जाएगी यहाँ पे किसानों के आंदोलन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि उनकी तकलीफें बढ़ती जाएंगी और उसी आंदोलन का फायदा ये सरकार अपने इलेक्शन के लिए उठाएगी। ये आंदोलन, कुछ आंदोलन ये खुद खड़े करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देंगे और उसी आंदोलन पे और उस सॉल्यूशंस पे ये लोग वोट बटोरेंगे। ये सब जो चलता है महाराष्ट्र में या पूरी इंडिया में जो चलता है, ये पूरा राजनीति, पूरा वोटिंग के लिए ये राजनीति चलता है। इन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सोचेंगे, अभी हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का इतना बड़ा संकट है, तो जितने भी मराठवाड़ा के डैम है उनके लिए इन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। सभी डैम एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज पे है सर। जी, वी हैव अ प्रॉब्लम विद द ऑडियो। जी बोलिए। इंप्लीमेंटेशन आप कुछ नहीं कर रहे। जी, दुरुस्त बात है। वाटर ग्रिड स्कीम है सर। लेकिन ये अगर आपको याद होगा योगेश चिले साहब, ये तो बड़ी पुरानी स्कीम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका प्रस्ताव रखा था कि सारी कैनाल्स को, सारे रिवर्स को, सभी रिवर्स को ज्वाइन किया जाए ताकि एक अथॉरिटी से आपको मालूम पड़ जाए किस जगह पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है तो वो पानी वहाँ भेजा जा सके। आज तक नेशनल लेवल पर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और जहाँ तक कि महाराष्ट्र का प्रश्न है, अरे भाई, हाल ही में आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ 70,000 करोड़ के इरिगेशन स्कैम की बात करी थी। तो अभी ये जो डैम्स के ज्वाइनिंग का जो बजट होगा वो कितने का होगा मुझे मालूम नहीं है। आपको कुछ अंदाजा है कितने का होगा? वो पुराना तो 70,000 करोड़ का था, ये शायद 1-1.5 लाख करोड़ का होगा। जी, ये सब सर अभी कागज पे है, इन्होंने उसका एस्टिमेट भी नहीं निकाला है अभी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ।
धुलिया में, महाराष्ट्र के धुलिया में भास्कर मुंडे करके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। जी। इन्होंने ये मिनी स्कीम यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी, यानी धुलिया की छोटी छोटी नदियां इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया था। अभी इसमें दिक्कत क्या रहती है कि आप इन नदियों को जोड़ के उसका फायदा तभी उठा सकते हैं जब आपके पास बारिश या पानी की व्यवस्था 12 महीने रहेगी, तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जिस नदी को ज्यादा पानी है वो नदी, जिस नदी में पानी कम आता है, बारिश कम है, वहां पे जोड़ना पड़ेगा। इसका स्टडी नहीं हो रहा है। उन्होंने वो ट्राई किया था भास्कर मुंडे साहब ने, लेकिन जो नदियां उन्होंने जोड़ी थी वो सभी नदियां सिर्फ बारिश में बहने वाली नदियां थी जी। ये 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं थी, इसलिए वो फेल गए। लेकिन उन्होंने प्रयास तो किया। हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जो उनके रोजाना काम छोड़ के इस तरीके के योजनाओं पे काम करते हैं, कुछ खुद दिमाग लगा के कुछ नया ढूंढने का प्रयास करते? कोई नहीं करता सर। जिस दिन ये जितने भी कलेक्टर्स है या तहसीलदार है ये इन छोटे छोटे रूरल प्रॉब्लम्स पे काम करना शुरू कर देंगे, दिन का 1 घंटा आप सिर्फ निकालिए, एक प्रॉब्लम लीजिए, उस पर क्या नया सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये देखिए। आप सिर्फ आपके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं वो आपको जो सॉल्यूशन देते हैं उस पर आप सोच रहे हैं, आप खुद का दिमाग नहीं लगा रहे सर। तो ये सभी अभी रोबोट बने हुए, इनको जरूरत है इंसान बनने की और इंसान की तरह सोचने की सर। और प्रदीप जी, तीसरी चीज क्या है जो राज ठाकरे साहब बड़े सालों से कह रहे हैं, अभी से नहीं, मुझे याद है 10 साल से कि 12 साल से, बहुत पहले से कह रहे हैं, जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनी है उसके 1 साल बाद से। योगेश चिले साहब, मराठवाड़ा में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो क्रॉप पैटर्न है, उसको वापस पारंपरिक पैटर्न पर जाना पड़ेगा। वहां से आपको शुगर केन निकालना पड़ेगा। जो वहां के पारंपरिक क्रॉप्स हैं, जो वहां की पारंपरिक उपज है, उसी के ऊपर आपको वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि गन्ना जो होता है इतना पानी खींच लेता है, इतना पानी खींच लेता है, अगर बारिश नहीं आई, जैसे इस बार बारिश फेल हो गई, तो जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो इतना नीचे चला गया। सर 600 मीटर पे पानी नहीं मिल रहा है अभी, आज की तारीख में तो 600 मीटर पे मराठवाड़ा में पानी नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? लेकिन योगेश चिले साहब, आप ये बताएं, ये तो क्रिमिनल एक्ट है ना, जिस तरीके से इन लोगों ने मराठवाड़ा के साथ किया है। आपको लगता नहीं है कि दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट? कि मतलब आपने एक पूरे मराठवाड़ा, पूरे के पूरे रीजन को आपने मतलब अकालग्रस्त कर दिया। योगेश चिले साहब सर, यही तो हम पहले दिन से, जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है, तब से माननीय राज साहब यही कह रहे हैं कि जिस रीजन में उनका जो पारंपरिक क्रॉप है वही आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो जो तैयार हुआ है सिस्टम, वो वहां की बारिश को लेके, वहां की मिट्टी को लेके तैयार हुई है। आप जहाँ पे जरूरत नहीं अभी और ये सिर्फ यहाँ तक रुकते नहीं, या ये सब चीजें है ना सर, सर्कल से जुड़ी हुई है। यानी आप जो क्रॉप लेते हैं उसके लिए आपको जो मैन पावर लगती है, वो मैन पावर एजुकेशन से आते हैं, वो एजुकेशन वहां पे मिलता नहीं, वो किसी दूसरे रीजन में मिलता है। ये एक अलग मुद्दा है। यानी मराठवाड़ा में अगर अपना कॉटन अच्छा बन सकता है तो वहां पे कॉटन नहीं लेंगे, वहां पे सबको दिखाएंगे कि आपको गन्ना लेना चाहिए, गन्ने में पैसा ज्यादा है, ना कि कॉटन लेके उस पे काम किया जाए। अब कॉटन कहाँ पे ज्यादा बना रहे? विदर्भ में बना रहे, जहाँ पे जरूरत कुछ अलग है। कोकण में मत्स्य विद्यालय की जरूरत है, मत्स्य विद्यालय बना रहे नागपुर में। इनका कुछ समझ में नहीं आता सर, इनको लोगों की जरूरतें समझते नहीं। आप देखिए, फिशरीज इंस्टीट्यूट जो है दैट हैज टू बी नियर द सी, समंदर के पास होना चाहिए, और आप नागपुर में बना रहे हैं। दैट्स इन विदर्भ, फॉर गॉड्स सेक, दैट्स अ लैंडलॉक्ड एरिया। प्रदीप जी, मैं बोल रहा था कि आज राज ठाकरे साहब और एकनाथ शिंदे जी का लगातार मीटिंग हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। राज साहब जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे, अभी पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे मीटिंग हो गए दोनों, तो एक माहौल चल रहा है, बात चल रहा है कि क्या अलायंस होगा। क्या एकनाथ शिंदे जी जो ओरिजिनल सेना है आज के हिसाब से, शिवसेना और मनसे का कोई युति का चांसेस है क्या? बिकॉज ट्रिपल इंजन है, अब चार पहिए वाले का भी हो जाएगा। कैसे ये अफवाह है कि सचमुच कुछ बातें चल रहा है? चिले साहब नहीं, मैं आपको बता दूं सर, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। शिंदे साहब के साथ बात भी हो सकती है या कुछ घरेलू बातें भी हो सकती है, आज नहीं बता सकते।
जब इलेक्शन नजदीक आएगा तब हमें भी क्लियर हो जाएगा कि सचमुच बात चल रही है या कुछ उनके अलग ही मुद्दों पे वो बात करे। अगर होता है तो हमें भी खुशी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब क्या हमारे दुश्मन नहीं है। हम तो चाहेंगे एक साथ आए और अच्छा आके अच्छा कुछ महाराष्ट्र के लिए करे। आज एटलीस्ट ये जो मुख्यमंत्री है ये लोगों का सुन तो रहे हैं, ये लोगों के पास जा तो रहे हैं। इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो लोगों को अवेलेबल ही नहीं थे, उनका सुन ही नहीं रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे बैठे थे और उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू था। ये कभी ऑन फील्ड गए नहीं है। एटलीस्ट एकनाथ शिंदे साहब जब इरशाद वाड़ी में जो हादसा हुआ था तब खुद वहां पे 6 घंटे रुके थे उन आदिवासियों के साथ। तो हम तो चाहेंगे अच्छे मुख्यमंत्री है। अरे सर रुके ही नहीं थे, पूरी पहाड़ी पे चढ़ के गए वो भी जो फसला हुआ गीला बहुत मुश्किल। हम तो चल नहीं पाएंगे, 10 फीट चढ़ नहीं पाते थे, मगर मुख्यमंत्री तो हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि वो बीजेपी से बच के रहे बस। उनके पॉलिटिक्स में ये फंसे नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो फंसे नहीं और उनका नुकसान नहीं हुए यही राज साहब चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे चिले साहब, अभी जो संजय राउत का बार बार आरोप है कि महाराष्ट्र से सब गुजरात जा रहा है। देखो सूरज डायमंड बोस के कोई सबमरीन कंपनी जो कोंकण में आने वाला था वो चला गया, पहले तो 4-5 कंपनी चले गए। तो और दूसरा है कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार जी का कहना है ट्रिपल इंजन की हमने महाराष्ट्र नंबर 1 एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 है। एक तरफ यह है कि एफडीआई महाराष्ट्र नंबर 1 है, दूसरा संजय राउत जी का बार बार आरोप है कि ये बिजनेस चला गया। उद्धव जी का कहना है कि वो चला गया, ये गुजरात लेके जा रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र से सब बिजनेस वहां चले जा रहे हैं। और एकनाथ शिंदे जी मोदी साहब के साथ मिलकर महाराष्ट्र का पूरा मीन्स सफाया कर दिया है। तो आप ये चार्ज को कैसे देखते? सच्चाई क्या? आप फील्ड से जुड़े हुए हो, संजय राउत का बार बार आरोप लगना, उद्धव जी का बार बार बोलना, कैसे देखते हो आप शिले साहब? सर, महाराष्ट्र से कुछ कंपनियां गुजरात में जा रही है, ये बात को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये जब शिवसेना सत्ता में आई मुंबई में, मुंबई के अच्छे प्लॉट इन्होंने एसआरए के नाम पे बड़े बड़े बिल्डर्स को दिए। ये बिल्डर कौन थे? इसमें से 90% बिल्डर के गुजरात के थे। तब आपको याद नहीं आया कि हम मुंबई बेच रहे। अभी महाराष्ट्र में सिडको है, ग्रामीण एरिया में, वहां पे जो सिडको के अच्छे प्लॉट्स है जो उन्होंने रिजर्व किए हैं गार्डन्स के लिए या ग्राउंड्स के लिए बच्चों के, वो प्लॉट सिडको बेच रही है। किसके हाथ में थी सत्ता पिछले 2.5 साल में? इनके ही हाथ में थी। इनके ही हाथ में जब सत्ता थी तब ये गार्डन्स बेचे गए, तब ये ग्राउंड्स बेचे गए। तो आपने जो शुरुआत की थी वही अभी आगे लेके जा रहे फडणवीस साहब, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। शिंदे साहब वही आगे लेके जाए, वही सेम पॉलिसी है। पॉलिसी में सर कोई डिफरेंस नहीं है। अगर पॉलिसी में डिफरेंस चाहिए तो सत्ता बदलने की महाराष्ट्र में बेहद जरूरी है। मनसे ने आरोप किया है कि ये जो साफ सफाई का अभियान है, ये मट्टी धूल को किस प्रकार से आप लोग कंट्रोल कर रहे हो वो ठीक नहीं है। संदीप देशपांडे जी ने बहुत हाईलाइट कर दिया है, बोले ये ठीक नहीं है, आप प्रदूषण को और बढ़ा रहे हो, प्रदूषण को आप और फैला रहे हो। फिर एकनाथ शिंदे जी ने वो पानी मारने वाला स्कीम लाया था कि हम सड़कों पर पानी मारेंगे। इकबाल चहल जो मुंबई के कमिश्नर है वो भी बोले कि हम पानी का इस कैंपेन को आगे बढ़ा देंगे, वे गोइंग टू जितने स्ट्रीट्स है उसमें पानी मारकर धूल को हम लोग सेटल करा देंगे, पोल्यूशन फ्री कर। तो मनसे ने आरोप किया है, मनसे ने आलोचना किया कि ये ठीक नहीं है। संदीप देशपांडे जी ने कहा कि दिस इज नॉट द राइट वे, ये ठीक नहीं है। चले साहब, इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? सर, इस साल महाराष्ट्र में जो भी डैम है वो पूरी तरीके से भरे नहीं है और अभी बारिश आने में लगभग 3 से 4 महीने है। आपके पास पानी नहीं है और आप जिस रीजन के लिए पानी का यूज करें उसका रिजल्ट आपको जो चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना चाहिए? आपको एटलीस्ट महीना 2 महीने जो भी नए कंस्ट्रक्शन चालू है उनको रोकना पड़ेगा, वो जरूरी है, क्योंकि वो पोल्यूशन फैला रहे हैं। आपको जो गाड़ियां मुंबई में आ रही है उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कब आनी है, कितने बजे आनी है, कितने टाइम में आने चाहिए, इस पे आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आप पोल्यूशन कम कर सकते हैं। आप पानी डाल के पोल्यूशन कैसे रोकेंगे ये हमें आज तक पता नहीं चला। यानी गाड़ियों के टायर पे पानी मार के ये पोल्यूशन रोक रहे हैं, ये
कौन सा लॉजिक है उनको ही मालूम है, ये किस तरीके से ऐसे पोल्यूशन रोकने वाले हैं। एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, डोंट फॉरगेट द वेस्टेज ऑफ वाटर। और पानी की जो वेस्टेज है वो अलग। वही तो सर, हमारे पास ऑलरेडी डैम में पानी नहीं है, पूरे डैम पूरी तरीके से भरे नहीं है, और ये जो है वो खाली कर रहे हैं अभी। जी दुरुस्त बात है। चलते चलते सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है अपने वसई विरार का, जो आपका कैंपेन था, शर्मिला ठाकरे जी जिसका नेतृत्व कर रही थी, अभी क्या स्थिति है उसमें? सुनने में ये आया था कि मीरा भयंकर की जो कॉरपोरेशन है उन्होंने तकरीबन सारी बातें मान भी ली हैं, और ये भी कहा है कि अब बहुत जल्द टैंकर माफिया से छुटकारा मिल जाएगा सबको। ऐसा कुछ है क्या? सर चालू है, क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमने आंदोलन किया तो दूसरे या तीसरे दिन सब सिचुएशन लेवल पे आ जाएगी, ऐसा होता नहीं। ये प्रोसेस है और ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जो प्रशासकीय अधिकारी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं उनको भी कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। उन्होंने डिसीजन तो ले लिया कि हमको ये सब रोकना है, लेकिन वो रोकने के लिए जो भी प्रोसेस है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। उनको पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। ये जो माफिया है इनके खिलाफ उनको पुलिस को और ट्रैफिक को साथ में लेके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए वक्त लगता है। अभी अभी ये लोग ट्रैक पे आ रहे हैं वसई विरार में। अभी जो प्रशासन है वो हरकत में आई है और जरूर इन पे कार्रवाई हो जाएगी। जितने जल्दी ये हो गए हम देखेंगे, हमारा तो प्रेशर है ही उन पे। हम चाहेंगे जितना जल्दी ये हो सके, जितना जल्दी लोगों को सुकून मिल सकते हैं मिल जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि योगेश चिल्ले साहब वहाँ पे पाइपलाइन तो बिछी हुई है पहले से ही, हर घर में नल तो है, और वो जल जो उसमें आ रहा है वो टैंकर का आ रहा है। वो डायरेक्टली अगर वाटर रिजर्वॉयर से आए या डैम से आए तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि एक चीज़ जो राज ठाकरे साहब बार बार कह रहे थे और अभी भी कहते हैं कि अगर वाटर टैंकर वालों को पानी मिल रहा है तो प्रशासन को क्यों नहीं मिल रहा? योगेश चिल्ले साहब, महाराष्ट्र में शायद 1967 में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। वो रिजोल्यूशन ऐसा है, जब आपके पास पानी नहीं हो तो आप जितने भी प्राइवेट वेल है ये सरकार अपने कब्जे में ले सकती है और वो पानी लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। कितने लोगों को मालूम है ये रेजोल्यूशन? ये मालूम ही नहीं है, लोग इस पे आवाज भी नहीं उठाते। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप सभी प्राइवेट वेल अपने कब्जे में एज अ सरकार आप ले सकते हैं और उससे पानी आप जनता को दे सकते हैं। यहाँ पे होता है उल्टा। यहाँ पे सरकार के जो नल है, जो पाइप से वो फोड़े जाते हैं, वहां से पानी निकाला जाता है, उसकी चोरी की जाती है। फिर लोगों को लगता है कि हमें पानी पाइप से नहीं आ रहा है तो कहां से पानी आएगा, तो चलो टैंकर बुलाते हैं। तो आपको पहले तो पानी की चोरी रोकनी पड़ेगी, दूसरे टैंकर माफिया को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब बंद हो जाएंगे तो लोग अपने आप पाइप से पानी के लिए खड़े रहेंगे, वहां पे आवाज उठाएंगे। अभी इनको पानी मिल रहा है, लोग भी क्या ठीक है टैंकर से तो आ रहे हैं, पानी तो कोई दे रहा है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनका नुकसान है उसमें। ऐसे ही चलता रहेगा तो उनका पूरा पगार या पानी में जाएगा, वो खाएंगे क्या उसके बाद? दुरुस्त तो बात, चाहते हैं इन पे कार्रवाई हो जाए। दुरुस्त बात है। और सबसे पावरफुल माफिया जो है महाराष्ट्र की, उससे आपने लोहा लिया है और उसका नेतृत्व कर रही हैं शर्मिला ठाकरे जी। इसके लिए आपको साधुवाद। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। जो काम इतनी सरकारें नहीं कर पाई, अगर आपके आंदोलन की वजह से ये हो जाता है तो ये महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा काम होगा। मैं तो 30 साल से देख रहा हूं कि वाटर टैंकर माफिया से जो भी लोहा लेता है वो खत्म हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है कि जो वाटर टैंकर माफिया है आज डरी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रेशर कम नहीं करेंगे। योगेश चिल्ले साहब, जरूर 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 सर। थैंक यू वेरी मच योगेश चिल्ले साहब। कम नहीं होता सर जी। जोश भरा हुआ है। हाँ, आपने मुझको कहा था पिछली बार कि महाराष्ट्र की जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके बारे में आप कुछ हमें दिखाइए जी। तो मैंने जाके वो वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अभी नहीं देखा मैंने, लेकिन एक बार जरूर देखिए जी। we'll play it also, we'll play it tomorrow itself and hopefully we'll get you on the phone. लेकिन सर thank you very much for joining us, really and truly wonderful talking to you, very very happy new year to you। और आप इसी तरह काम करते रहें और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे चल करके एकनाथ शिंदे साहब और राज ठाकरे साहब की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए
और बहुत जल्दी आप लोग असेंबली में दिखें हम लोगों को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जरूर दिखेंगे सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू। I hope it happens. This is a very, Yes, yes. very enthusiastic, बिल्कुल, inspiring young Yes. party. I hope they continue. Nobody else has actually been able to take on the water mafia of Vasai Virar. I hope Exactly. these guys succeed. yes, I really and truly we hope really hope they succeed. that these guys succeed. Right, and at the moment with